अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आपने ज़िंदगी में अपने ऐसे लोग आस-पास या आपके सराउंडिंग में होते होंगे, जो बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ इमेज को लेके परेशान होते हैं या फिर उनके इमोशंस समझ से बाहर होते हैं या बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग हो रहे होते हैं। मेरा नाम आमिर है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड थेरेपिस्ट हूँ। आज जिस मेंटल डिसऑर्डर पे बात करेंगे वो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक शख़्सी बीमारी है, इसको जानना हर एक के लिए ज़रूरी है और ये किसी के साथ भी हो सकती है, मेल या फीमेल के साथ। इसके कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिससे पहचान सकते हैं कि वाकई इसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। और इसकी एज लिमिट देखी जाए तो 18 साल के बाद ही ये कंसिडर किया जाता है। अमूमन ये लोगों की शख्सी बीमारी 17-18 के बाद ही बहुत ज़्यादा शो होने लगती है। इसके ऐसे कौन से क्राइटेरिया जिससे पहचान सकते हैं हम कि वाकई इनको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इस तरह की जो शख्सी बीमारी वाले लोग होते हैं, उनके अंदर अपने सेल्फ इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें वो रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे होते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को समझ रहे होते हैं, यानी कि मुझे कोई छोड़ के ना चले जाए, मैं अकेला ना रह जाऊँ, शायद ये मेरे साथ ना दे। और ये मिनटों मिनटों में चेंज हो रहा होता है। इसके अंदर जो सेकंड टाइप आती है, सेकंड इसका पॉइंट है, वो आ जाता है आइडियलाइजेशन और डीवैल्यू का। इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा इज्जतदार महसूस कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसने सुबह इनकी बड़ी तारीफ करी, बहुत अच्छा इनके साथ बॉन्डिंग इख्तियार करी, शाम में अच्छा उसने कोई थोड़ी सी रिजेक्शन कर दी या इनकी कोई बात पिक पॉइंट इनकी गलत साबित कर दी, तो वो फिर इसको ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा अपने आप को डीवैल्यू करने लग जाएंगे, मेरा कोई इमेज बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो तीसरी पॉइंट है, वो आ जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। अपने आप को बहुत ज़्यादा खाली खाली महसूस कर रहे होते हैं, जैसे कि मेरा कोई इमेज ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ कोई भी इमोशंस के लिहाज से। और अक्सर इनके इमोशंस जो हैं अप्स एंड डाउन हो रहे होते हैं। उस दौरान ये कभी कुछ होते हैं और शाम में कुछ होते हैं। अक्सर कुछ कुछ क्राइटेरिया सुनने से कभी ऐसा लगेगा जैसे बाइपोलर के इश्यूज़ हैं, जैसे कि डिप्रेशन या मीनिया, लेकिन वो चीज़ लॉन्ग टर्म चलती है। लेकिन इनका होता है सुबह कुछ है तो ये शाम में कुछ है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके जो चौथा पॉइंट है, वो जाता है क्रॉनिक फटीग का, यानी कि वो छोटे मोटे यानी कि छोटे से काम में इनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, उसको बहुत ज़्यादा एग्जेसिव कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा करना। इस हवाले से इसका जो पाँचवा पॉइंट है, वो आ जाता है आपका एंगर इश्यूज। अब इनके अंदर एंगर इश्यूज इतने खतरनाक किस्म के होते हैं कि गुस्सा है तो बहुत शदीद किस्म का गुस्सा है। वो गुस्से की वजह से इनके आसपास के जो घर होते हैं वो इनको पहचान लेते हैं, वाकई इनको गुस्सा आ रहा है। इवन कि उस गुस्से में ये या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या चीज़ें तोड़ना तो इनको बहुत आम होता है, ये सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जिसमें इनको खुद कंट्रोल नहीं हो रहा होता। इसके बाद इसका छठा जो पॉइंट आता है, वो आ जाता है स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस में मिसाल के तौर पर कोई भी काम को लेके, कोई भी कैफियत को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इतना परेशान कि हाथ भी कँपकपा रहे होते हैं, परेशान भी रह रहे होते हैं, टेंशन में भी रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा होता है ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से इतना इन्होंने स्ट्रेस ले लिया। इमोशनल इंस्टेबिलिटी का, अब इमोशनल इंस्टेबिलिटी में होता ये कि ये अमूमन जो है ना, अप्स एंड डाउन तो चलता ही है, लेकिन इसमें ये अक्सर रिश्ते तब्दील कर रहे होते हैं, घबराहट का शिकार रहते हैं और इनकी कैफियत जो है ना थोड़ी ड्रामाटाइक टाइप की लग रही होती है। बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पे बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा लो डाउन पे चले जाएंगे, तो वो एक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है इनकी, कोई भी कैफियत में ले लें। इसका जो आठवां पॉइंट है, वो आ जाता है सेल्फ हार्म का। अब सेल्फ हार्म में होता है कि जब भी इनको किसी किस्म की कैफियत होती है तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें सुसाइडल अटेम्प्ट करना हो गया, ठीक है, या अपने आप को नुकसान पहुंचाना हो गया, हाथ काटना, बाल नोचना, अपने आप को मारना, ये इनके अंदर एक्सप्रेशन होते हैं जब भी इनके अंदर इस तरह की कोई भी कैफियत हो या कोई इस तरह का इवेंट इनके साथ उस वक्त हो जाए या कोई भी बात इनको सूट ना कर रही हो, तो उसमें अपने इस तरह का रिएक्शन नॉर्मल होता है। इसका जो नवा लास्ट पॉइंट है, वो आ जाता है इनकी इम्पल्स कंट्रोल नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर खाना खा रहे हैं तो बहुत शदीद किस्म का खाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो बहुत तेज़ी से चलाएंगे, ड्रग का इस्तेमाल हो गया, कोई भी हो गया, या जिनसी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा इनके शामिल होंगे। इस तरह से इनकी टोटल जो है 9 क्राइटेरिया जो मैंने आपको डिफाइन किए, इसमें से अगर 5 या 6 मैट कर रहे हैं तो समझ लें कि इनको ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसकी कॉजेज़ पे हम देख लेते हैं, क्या कॉजेज़ होता है जिसकी वजह से किसी शख्स को ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है या हो सकता है या हो गया है। सबसे पहले आ जाता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में कोई भी ऐसा ट्रॉमा हो या आपकी ज़िंदगी में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुए हों, जो कि ये वजूहात की बिना लाज़ी बनता है, जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, किस सराउंडिंग में आपके लोग कैसे हैं, वो भी आपके अंदर मेंटलिटी असर एक छोड़ देते हैं। जेनेटिकल इश्यूज़ भी इनके अंदर साथ हो सकता है, जो कि ख़ानदान में चलता चला आ रहा होता है। और इसके साथ साथ ख़वातीन में अगर देखा जाए तो अगर किसी ख़वातीन को वर्बल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा अल्फाजों का इस्तेमाल सही नहीं किया गया उसकी शख्सियत पे, उसकी ज़ात पे, तो ये उसके अंदर भी इस तरह के इमोशन नज़र आ रहे होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? अब ट्रीटमेंट के हवाले से देखा जाए तो इसमें साइकोथेरेपी होती है 2 से 3 किस्म की, वो इसमें इन पे अप्लाई करते हैं, इनके इमोशंस को आहिस्ता से कंट्रोल करते हैं।
इनके सेल्फ इमेज को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, वाकई तुम्हारे साथ मसला था, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। इसके साथ EFT थेरेपी भी इनमें गई आती है, कुछ हीलिंग सेशंस होते हैं और इनकी थेरेपी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म चलती है और ये इसमें थोड़ा सा तहम्मुल की ज़रूरत होती है। अगर किसी शख्स को, अगर आप ये देखते हैं चाहे वो मेल फीमेल है, उसके प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल में ना हो, सबसे पहले तो साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाएं ताकि इनकी मूड चेंजिंग्स वो मेडिसिन दे, ताकि मूड और एंगर इश्यूज़ जो हैं इनके वो कंट्रोल कर सकें। उसके साथ साथ ही साइकोथेरेपी भी करा के इनको बेहतर किया जा सकता है और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। उम्मीद करता हूँ इस जो मैंने टॉपिक बताया है उससे आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा शख्स मेल फीमेल है तो आप रब्ता कर सकते हैं थेरेपी या काउंसलिंग के लिए। मेरी लोकेशन और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। शुक्रिया।